सिनेमा घर से निकलकर अम्लान व मानसी थोड़ी दूर ही गए थे कि मानसी के पड़ोसी शीतल मिल गई। उन्हें देखते ही मानसी के अभिवादन में हाथ जोड़ दिए। शीतल कुछ विचित्र भाव से मुस्कुराए। कहिए, कैसी है मानसी जी? ठीक हूँ। कब आ रहे हैं? संदीप बाबू, अभी 4 माह शेष हैं। ओह, लगता है आप अकेली काफ़ी बोर हो रही हैं। शीतल कुछ अजीब से अंदाज में बोले। न जाने क्यों मानसी को अच्छा न लगा। वह सोचने लगी, पता नहीं क्यों व्यंग सा कर रहे थे। संदीप के सामने तो कभी इस तरह नहीं बोलते थे। क्या हुआ, पड़ोसी की बात का बुरा मान गई क्या? इतना भी नहीं समझती मनु दीदी। जलते हैं पड़ोसी है ना, इसलिए तुम्हारी हर गतिविधि पर नज़र रखना अपना कर्तव्य समझते हैं। अम्लान मुस्कुराया। भाड़ में जाए ऐसे पड़ोसी, मानसी तीखे स्वर में बोली। चलो कहीं बैठकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अम्लान ने सामने से जाते ऑटो रिक्शा को रोक लिया। नहीं, घर चलो, वहीं कुछ खा लेंगे। रेस्तरां में जाने का मन नहीं है, सिर में दर्द है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अम्लान ने ऑटो चालक से मानसी के घर की ओर चलने को कह दिया। घर पहुंचते ही सिर में बाम लगाकर मानसी ने सैंडविच व पकौड़े बनाए और फिर कॉफ़ी तैयार करने लगी। लाओ, मैं कुछ मदद करता हूँ। तभी अम्लान ने रसोई घर में प्रवेश किया। हाँ अवश्य, ये प्लेटें खाने की मेज पर रखो और खाना प्रारंभ करो। वह मुस्कुराई, पर दूसरे ही क्षण न जाने क्या हुआ कि अजीब सी नज़रों से देखते हुए अम्लान आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। यह क्या तमाशा है? छोड़ो मुझे। मानसी ने स्वयं को मुक्त कराने का यत्न किया, पर अम्लान की पकड़ कसती जा रही थी। अब मानसी सचमुच घबरा गई। पूरी शक्ति लगाकर अम्लान को धक्का देने के साथ ही उसने अपने दांत उसके हाथ में गड़ा दिए। अम्लान एक झटके के साथ दूर जा गिरा। मानसी लड़खड़ाती हुई बैठक में जा बैठी। शीघ्र ही स्वयं को संभाल कर अम्लान भी बैठक में आ गया। तनिक ऊंचे स्वर में बोला, समझती क्या हो तुम? घर आने का आमंत्रण देकर इस तरह का व्यवहार। तुम कहना क्या चाहते हो? दीदी कहते हो, राखी बांधते हो मुझसे, और ऐसा घटिया व्यवहार। अम्लान, मुझे स्वप्न में भी तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। मानसी अब भी स्वयं को संभाल नहीं सकी थी। हाँ दीदी, कहता हूँ तुम्हें। मुँह बोली बहन हो तुम, क्योंकि किस भारतीय महिला में इतना साहस है कि किसी पुरुष को अपना मित्र कहकर लोगों को उसके का परिचय दे सके। भाई बहन बनाने पर समाज स्त्री पुरुष संबंधों को किसी तरह सह लेता है। याद है तुमने अपने पति संदीप तथा सभी पड़ोसियों से मेरा परिचय अपना मुँह बोला भाई कहकर करवाया था, मित्र कहकर नहीं। अम्लान अब भी बहुत क्रोधित था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में लेकर इतनी उजुल फुजुल बातें भरी हैं। तुमने यह भी नहीं सोचा कि मैं विवाहित हूँ, संदीप की अमानत हूँ, जिसे जीजा जी कहते हुए तुम्हारी जवान थकती नहीं। मानसी आंसू के बीच बोली, विवाहिता संदीप की अमानत, उससे क्या अंतर पड़ता है? इसी से तो समाज में तुम्हें मनमानी करने की छूट मिल जाती है। मेरे मुंह से अपने रंग रूप की प्रशंसा सुनकर तुम कैसे पुलक हो उठती हो? अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर तुम्हारे चेहरे पर आने वाली लाली क्या मेरा भ्रम मात्र थी? बोलो। अम्लान, बहुत हो गया। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं भविष्य में तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मानसी स्वयं पर नियंत्रण खोकर चीख उठी। उस क्षण को तो अम्लान भी बौखला गया। बहुत देखी है तुम्हारी जैसी सती सावित्री। वह मुख्य द्वार को जोर से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। मानसी को लगा उसकी टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि वह खड़ी होकर द्वार तक पहुंचकर उसे बंद कर सके। आंखों से अनवरत अश्रुधारा बहने लगी। धुंधलाई अश्रुपूर्ति आंखों में न जाने कितने चेहरे घुमड़ घुमड़ कर आते जा रहे थे। मांझी एक छोटे से नगर में पली बड़ी थी, जहाँ लोग अब भी कसमसाई मनोवृत्ति रखते थे। वहाँ विवाहिता या कुंवारी का किसी अन्य पुरुष के साथ घूमना फिरना उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा देता था। संदीप के विवाह के पश्चात वह हैदराबाद चली गई थी। उसे भली प्रकार याद है कि प्रारंभ में जब संदीप का कोई मित्र आता था तो वह दौड़कर अंदर के कक्ष में चली जाती थी। यह क्या तमाशा है? कोई घर आए तो उसका स्वागत करने के बजाय तुम दौड़कर भीतर चली जाती हो। एक दिन संदीप क्रोधित स्वर में बोला, वे सब आपके मित्र हैं, आपसे मिलने आते हैं, मुझे उनके सामने बैठना अच्छा नहीं लगता। मानसी ने नजरें झुका ली। तुम्हारे कारण मेरे मित्र मेरा उपहास उड़ाते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, गूंगी बहरी भी नहीं हो, फिर क्या कारण है कि इस प्रकार का व्यवहार करती हो? संदीप ऐसे अवसर पर बुरी तरह झुंझला जाता है। पति का सहयोग मिलने के कारण मानसी को अपना कस्बाई आवरण उतार फेंकने में अधिक समय न लगा। उसने चित्रकला में स्नातक उपाधि ली थी। सो संदीप के कहने पर उसने विज्ञापन के क्षेत्र में विशेष परीक्षण प्राप्त करना प्रारंभ किया। परीक्षण समाप्त होने से पहले ही जब मानसी को एक विज्ञापन कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई तो संदीप भी चकित रह गया। नई नौकरी ने कुछ ही माह में मानसी का काया पलट कर दिया। विवाह उपरांत मानसी का उपहास करने वाला संदीप अब गर्भपूर्ण पत्नी की उपलब्धियों की चर्चा करता। अम्लान से मानसी की पहली भेंट विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में हुई। न जाने अम्लान के व्यक्तित्व में कैसा आकर्षण था कि मानसी पहली ही भेंट में औपचारिकता भूलकर उसे घुल मिल गई। पहली बार मानसी को अपने विवाह पर आश्चर्य हुआ। मानसी का व्यक्तित्व बेहद अंतर्मुखी था। बचपन से उसके परिवार का वातावरण इतना रूढ़िवादी था कि किसी भी परम पुरुष से सहज भाव से मित्रता कर पाना उसके लिए संभव ही न था। पर अम्लान की बात अलग ही थी। सहजता से उसने मानसी को दीदी संबोधन दिया तो वह पुलक उठी। वह परिवार में सबसे छोटी थी, दीदी कहने वाला कोई नहीं था।
यही नहीं, अम्लान ने शीघ्र ही संदीप से भी घनिष्ठता स्थापित कर ली थी। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि जब मानसी दीदी थी तो संदीप जीजा बन गया। धीरे धीरे अम्लान घर का ही सदस्य बन गया। वह घंटों संदीप व मानसी से बातें करते रहता। अम्लान अक्सर डिनर भी उन्हीं के साथ लेता। मानसी को उसके आत्मीय व्यवहार से कहीं भी कोई खोट नहीं नजर आया। वह दिन आज भी मानसी की स्मृति में जो का त्यों ताज़ा था, जब संदीप इतराता व पुलकित होता घर लौटा था। क्या हुआ, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो? मानसी अपनी उत्सुकता दबा न सकी। सहयोगी तो भड़क उठोगी। लगभग 100 लोगों में से विदेश में प्रेक्षण के लिए मुझे चुना गया है। संदीप अपनी ही प्रसन्नता में इस प्रकार डूबा हुआ था कि मानसी के चेहरे के बदलते रंग की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। कितनी अवधि के लिए जाना होगा? मानसी के डूबते स्वर में प्रश्न किया। 1 वर्ष के लिए। क्या बात है, तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? संदीप ने मानो मानसी के मनोभाव को पढ़ लिया। मैं इतने लंबे समय तक अकेली नहीं रह पाऊंगी। मानसी ने अपने मनोभाव प्रकट किए। क्या गवारों जैसी बातें कर रही हो? अब तुम छोटे से कस्बे से आई अबोध मानसी नहीं हो। अब तो तुम आत्मविश्वास से भरी आधुनिकता हो, जो स्वयं अपने पैरों पर खड़ी है। नहीं, मैं अकेली 1 वर्ष तक यहाँ नहीं रह सकूंगी, मानसी ने घोषणा कर दी। संदीप सोच में पड़ गया। उसके व मानसी के परिवार में कोई भी तो ऐसा नहीं था जो आकर 1 वर्ष के लिए उसके साथ रह पाता। पर अम्ला ने अपने प्रखटे तर्कों से न केवल संदीप को आश्वस्त किया, बल्कि मानसी को भी अपनी भावी योजना बदलने को प्रेरित किया। मनु दीदी, तुम्हें डर किस बात का है? कितना अच्छा पड़ोस है, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। आवास योजना के अधिकारी काफ़ी चुस्त दुरुस्त है और मैं हूं ना तुम्हारी सहायता के लिए। अम्लान के स्वर ने उसे पूर्णतः आश्वस्त कर दिया। संदीप के जाने के बाद अम्लान ने उसकी प्रतिदिन की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। सच तो यह था कि अम्लान ने एक दिन के लिए भी संदीप की अनुपस्थिति या अकेलापन उसे महसूस न होने दिया। पर आज जो हुआ उसके लिए मानसी तनिक भी तैयार नहीं थी। मानो किसी ने अचानक उसे उठाकर तेल की खोलती कढ़ाई में फेंक दिया हो। न जाने कितनी देर तक उसके आंसू अनवरत बहते रहे, मानो मन का सारा गुबार आंखों की राह ही बह जाना चाहता है। जब आंसू स्वतः ही सूख गए तो बहुत साहस कर वह उठी। सैंडविच और पकोड़े खाने की मेज पर यूं ही पड़े रहे, पर उसकी तो भूख ही उड़ चुकी थी। किसी तरह पानी के कुछ घूंट गले से उतार कर वह बिस्तर पर जा पड़ी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मानसी को बचपन में माँ द्वारा दी गई हिदायतें याद आ रही थी। माँ ने उसे वह उसकी बहन को सदा यही समझाया कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। इस संसार में ज़्यादातर लोग अवसर का अनुचित लाभ उठाने से नहीं चूकते। माँ अक्सर बात बात में कहती थी कि यदि स्त्री के मन में खोट न हो तो किसी पुरुष का साहस नहीं है कि उस पर बुरी नज़र डाल सके। मानसी के मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि क्या अम्लान के ऐसे व्यवहार के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार थी। वह जितना भी सोचती उतनी ही उसकी अपने प्रति घृणा बढ़ती जाती। अम्लान भी तो उस पर लांछन लगाकर अपमानित कर गया। यह सच था कि अम्लान अक्सर ही उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता था और वह सुनकर पुलक उठती थी, पर उसका अर्थ सदा उसने यही समझा कि सौंदर्य होता ही प्रशंसा करने के लिए। सच तो यह है कि बचपन से ही उसे अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई थी। सो उसे अम्लान की प्रशंसा में कुछ भी खोट नजर नहीं आया। पर अब उसे लगा शायद अम्लान बार बार उसके सौंदर्य की प्रशंसा करके स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी का लाभ उठाना चाहता था। संदीप ने भी तो उसके सौंदर्य पर रीझ कर ही उसे अपनाया था, पर विवाह के बाद कभी उसकी प्रशंसा के पुल न बांधे। शायद उसने भी कभी उसे अनावश्यक रूप से प्रसन्न करने की आवश्यकता न समझी थी। वैसे भी संदीप अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। व्यर्थ का दिखावा करना उसकी आदत में शुमार न था। क्या इसलिए अनजाने ही अम्लान से उसकी घनिष्ठता बढ़ती चली गई। मानसी को आश्चर्य हो रहा था कि संदीप ने कभी इस घनिष्ठता पर आपत्ति नहीं की थी। करता भी क्यों? वह बेचारा कहाँ जान पाया होगा कि अम्लान का दीदी संबोधन केवल दिखावा है, पर वह स्वयं इस छलावे से छली गई है। यह तो उससे भी अधिक आश्चर्य की बात है। रात भर इन्हीं सब विचारों के तूफान में डूबते उतरते कब वह सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह काम वाली बाई व दूध वाले ने द्वार की घंटी बजाई तो उसे लगा कि दिन काफ़ी चढ़ गया है। किसी तरह पैर घसीटते हुए दरवाज़ा खोला। क्या हुआ मैम साहब, अभी तक सो रही हैं? तबीयत खराब है क्या? हाँ, सिर में दर्द फटा जा रहा है। आज दफ्तर में छुट्टी ले लूँगी, जाने का मन नहीं है, मानसी धीरे से बोली। सिर दबा दूँ क्या? राधा ने पूछा। नहीं, तुम दूध गर्म करके मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो। कल रात को भी कुछ नहीं खाया था, शायद इसलिए तबीयत खराब हो गई। उसने राधा को हिदायत दी। मानसी जब तक तरोताज़ा होकर लौटी, राधा ने नाश्ता मेज पर सजा दिया। राधा दोपहर में आकर भी हालचाल पूछ गई थी। यूँ शारीरिक रूप से मानसी स्वस्थ ही थी, पर मानसिक रूप से अम्लान के व्यवहार ने उसे पग्गू बना दिया था। तीसरे दिन भी मानसी की वही दशा थी। दिन ढलने तक वह बिस्तर पर ही पड़ी थी। अचानक द्वार की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी सहयोगी विभा खड़ी थी। विभा दीदी, उसे देखते ही मानसी उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ मानसी, खैरियत तो है? मैंने सोचा तुम 3 दिनों से कार्यालय नहीं आई, इसलिए मिलने आई हूँ, विभा आश्चर्यचकित से बोली।
जरा सी सहानुभूति पाते ही मानसी के अंदर जमा लावा बह चला। आंसू के बीच सिसकते हुए उसने अम्लान और उसके बीच की घटी पूरी घटना कह सुनाई। बड़ी मूर्ख है तू भी, इतनी सी बात के लिए आंसू बहा रही है। जिस तरह तुम्हारी अम्लान की घनिष्ठता बढ़ रही है, ऐसा कुछ होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। विभा ने अपनी राय दी। क्या कह रही है विभा दीदी? मानसी चौंकी थी। चाहे तुम्हें बुरा लगे, पर मैं सच ही कहूँगी। जब सारे कार्यालय में तुम्हारे व अम्लान के घनिष्ठ संबंधों की चर्चा हो रही थी, तब तुम उससे अनजान कैसे बनी रही? आपने पहले मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मानसी आश्चर्यचकित थी। ऐसे अवसरों पर कहने सुनने का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही सबक लेता है। मुझे लगा कि यदि मैं कुछ कहने का प्रयत्न करूंगी भी तो शायद तुम उसका गलत अर्थ निकालो। फिर मैंने सोचा कि संदीप के आने पर खुद ही अम्लान से तुम्हारी घनिष्ठता कम हो जाएगी। क्या कहूँ, मुझे तो स्वयं पर ही शर्म आ रही है। मैं संदीप को क्या मुँह दिखाऊंगी? मानसी ने इतने धीमे स्वर में अपने विचार प्रकट किए, मानो स्वयं से ही बात कर रही हो। अम्लान की भूल के लिए स्वयं को दोषी ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हें केवल ये समझाने का यत्न कर रही हूँ कि हम महिलाओं को पुरुषों से मित्रता की सीमा रेखा अवश्य रखनी चाहिए। अवसर मिलने पर अपने संबंधी तक अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकते। आप ठीक कह रही हैं दीदी। मेरा अनुभव में मुझे भविष्य में अवश्य ही सतर्क रहने की प्रेरणा देगा। पर अभी मैं क्या करूँ? संदीप भी यहाँ नहीं है। वाह, यह खूब रही। तुमसे दुर्व्यवहार करके भी अम्लान प्रतिदिन कार्यालय आता है, सबसे सामान्य व्यवहार करता है। क्या पता तुमने अपने घनिष्ठ संबंधों की चर्चा वह अपने साथियों से भी करता हो। फिर तुम क्यों मुंह छिपाए घर में पड़ी हो? कल से कार्यालय और घर में सामान्य कामकाज प्रारंभ करो। संदीप से छिपाने जैसा भी कुछ नहीं है, बल्कि उसे गर्व ही होगा कि थोड़े से साहस से काम लेकर तुम एक दुर्घटना से बच गई। विभा ने मानसी को समझाया। कुछ जलपान के करके मानसी को समझा बुझा कर विभा चली गई। जाते जाते यह भी कह गई कि उसके होते हुए उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात भर उधेड़ बुन में खोए रहने के बाद मानसी ने निर्णय ले लिया कि निर्दोष होते हुए भी भला वह अपराध बोध क्यों ढोए। उसने तो अम्लान को केवल भाई समझा था। यदि वह एक भाई की गरिमा को नहीं समझ सका तो इसमें उसका क्या दोष है? कार्यालय पहुंचकर एक क्षण को तो उसे ऐसा लगा मानो सभी की निगाहें उसी पर टिकी हैं, पर शीघ्र ही सब कुछ सामान्य हो गया। शाम को कार्यालय से छुट्टी लेने के बाद बस स्टॉप पर खड़ी थी कि अम्लान का स्कूटर आकर रुका। आइए मनु दीदी, मैं आपको छोड़ दूं। वह बोला तो मानसी का मन हुआ उसका मुंह नोच ले। यह संबोधन तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मानसी तीखे स्वर में बोली। ओह, तो आप अभी तक नाराज हो? हमारी मित्रता क्या ऐसी छोटी मोटी बातों से समाप्त हो जाएगी? अम्लान दृष्टता से बोला। छोटी मोटी बात कहते हो उस घटना को? उत्तर में अम्लान पर मानसी ने ऐसी आग्नेय दृष्टि डाली कि वह एक क्षण के लिए भी न रुक सका। मानसी घर पहुंची तो द्वार खोलते ही सामने संदीप का पत्र दिखाई दिया। उसने शीघ्रता से लिफाफा खोला। पत्र में संदीप के मोती जैसे अक्षर चमक रहे थे। प्रिय मानसी, तुम्हारा पत्र पढ़कर आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मेरी अनुपस्थिति में संभवतः तुम्हें एक त्रासदी में गुजरना पड़ा। इसके लिए अकेली तुम उत्तरदायी नहीं हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुमने 6 महीने का लंबा समय कितनी कठिनाई से गुजारा है। मैं समझ सकता हूँ कि अब तो केवल 6 मास शेष बचे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ या तुम्हें यहाँ बुला लूँ, पर ऐसा संभव नहीं। तुम चाहो तो छुट्टी लेकर मायके जा सकती हो। मेरे माता पिता तो है नहीं, वरना मैं तुम्हें वहीं जाने की सलाह देता। तुम अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र हो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा संदीप। पत्र पढ़कर मानसी देर तक रोती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मन का बोझ आंखों की राह बह जाना चाहता है, और पत्र के माध्यम से संदीप स्वयं उसे सांत्वना देने चला गया। संदीप का विचार मन में आते ही उसने आंसू पोंछ डाले और मन को दृढ़ किया। उसे लगा जैसे शरीर में नए उत्साह का संचार हो रहा हो। वह सोचने लगी, उसका संदीप उसके साथ है तो वह किसी भी परिस्थिति का साहस से सामना कर सकती है। क्यों डरे वह किसी से? क्यों जाए कहीं? इसी घर में संदीप के इसी प्यार के साथ वह 6 महीने भी काट लेगी।